नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी जो कि सेमेस्टर 2 में पंचवटी आपके अभ्यासक्रम में है उसके बारे में। मित्रों, आप सबने पहले वीडियो में ये जान लिया कि पंचवटी जो प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, उसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। पहले वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त के जीवन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं, अर्थात उसका साहित्यिक स्वरूप। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उतना ही नहीं, उन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा प्रदान किया है। हमने पहले वीडियो में जाना था कि मैथिली शरण गुप्त को काव्य लिखने की जो विशेष प्रेरणा मिली है वो है मुंशी अजमेरी तथा आचार्य रामवीर प्रसाद द्विवेदी। इन दोनों की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने काव्य लिखने की शुरुआत की, वो भी खड़ी बोली माध्यम में, जो कि यह हिंदी साहित्य में, हिंदी कविता इतिहास में गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से जो गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया है, वो अद्वितीय है। इतना ही नहीं, जिस तरह खड़ी बोली को काव्य भाषा में स्थान दिया, उसी तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को उसने छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया था। तो मुंशी अजमेरी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से उसने काव्य लिखने की शुरुआत की। कवि कुंवर मैथिली शरण गुप्त ने सबसे पहली काव्य कृति सन 1909 ईस्वी सन में रंग में भंग शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। सन 1906 से ही इनकी रचनाएं वैसे तो सरस्वती में प्रकाशित होने लगी थी, लेकिन रंग में भंग इनका प्रथम काव्य ग्रंथ था जो कि 1909 में प्रकाशित हुआ। इसके अगले ही वर्ष यानी कि 1910 में उनका लोकप्रिय खंड काव्य जयद्रथ वध प्रकाश में आया। इस खंड काव्य की वजह से गुप्त जी को प्रचुर प्रख्याति प्राप्त हुई थी। 2 वर्ष बाद 1912 ईस्वी सन में जब उनकी भारत भारती नामक काव्य कृति का प्रकाशन हुआ तो संपूर्ण देश में राष्ट्रीयता की लहर सी दौड़ आई और इसी वजह से गुप्त जी को राष्ट्रकवि का जो उपनाम है वो भी प्राप्त हुआ। राष्ट्रकवि उपनाम गांधी जी ने उसे दिया था। क्यों? क्योंकि भारत भारती नामक जो काव्य कृति है उससे उसकी इतनी प्रख्याति हुई थी, क्योंकि उसमें राष्ट्रीयता का प्रतिबिंब अवलोकित किया है। राष्ट्रकवि के बाद उन्होंने पंचवटी, साकेत, यशोधरा इत्यादि काव्य कृतियों का भी सर्जन किया। उनकी प्रसिद्ध कृति विष्णुप्रिया सन 1957 ईस्वी सन में प्रकाशित हुई थी, जो पंचवटी, जयद्रथ, यशोधरा, साकेत
वो प्रकाशित हुई, उनमें से यदि सर्वोच्च शिखर समान कोई कृति है तो वो है साकेत कृति। साकेत उनकी रचनाओं का सर्वोच्च शिखर माना गया है। रंग में भंग उसकी जो पहली कृति थी, उससे लेकर विष्णु प्रिया जो सन 1957 में प्रकाशित हुई थी, वहां तक कविवर गुप्त जी की जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियां है, उन्हें वैसे तो मुख्य दो विभाग में बांटा जा सकता है, एक काव्य रूप की दृष्टि से और दूसरी है विषय की दृष्टि से। लेकिन उससे पहले उसकी बहुत सर्वोत्तम कृतियां, बहुत सारी जो कृति है, उसके बारे में, उसके नाम को हम जान लेते हैं। महाकाव्य साकेत यशोधरा, उसने खंड काव्य लिखे हैं, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, सिद्धराज, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग, बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध जंकार, पृथ्वीपुत्र, वक संहार, शकुंतला, विश्ववेदना, राजा प्रजा, विष्णु प्रिया, उर्मिला, लीला, प्रदक्षिणा, दिवोदास और भूमि भाग, ये उनके हैं खंड काव्य। उसके बाद उसने नाटक की रचना की। सबसे पहला नाटक रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, वीरहिणी, वैतालिक, शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश संगीत, इडिंबा, इंदु, चंद्रहास, ये उनके नाटक थे। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली, मौलिक तथा अनुदित समग्र कृतियों का संकलन 12 खंडों में, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित, लेखक संपादक डॉक्टर कृष्णदत्त पालीपाल, उसमें पृष्ठ संख्या है 480, मूल्य है 9000, प्रथम संस्करण 2008 में। फुटकर रचनाएं, केसों की कथा, स्वर्ग सहोदर, ये दोनों मंगल घट मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पुस्तक में संग्रहित है। अनुदित मधुप के नाम से संस्कृत भाषा में स्वप्नवासव दत्तम, प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक, भास। गुप्त जी के नाटक को देखे, रत्नावली, हर्षवर्धन, बंगाली भाषा में मेघनाथ वध, वीरहिणी, ब्रजांगना, माइकल, मधुसूदन दत्त, पलासी का युद्ध, नवीन चंद्र सेन। फारसी में रुबाइयात, उमर ख्याम, कविताओं का संग्रह, उच्छ्वास, पत्रों का संग्रह, पत्रावली। गुप्त जी के नाटक, उपरोक्त नाटकों के अतिरिक्त गुप्त जी ने 4 नाटक और लिखे जो भास के नाटक पर आधारित थे। कौन कौन से? अनघ, स्वप्नवासव दत्तम, गुप्त जी की मौलिक नाटक है अनघ, जो भास जी के अनुदित नाटक स्वप्नवासव दत्तम पर आधारित है। चरणदास, प्रतिमा, तिलोत्तमा, अभिषेक, निष्क्रिय, प्रतिरोध, आविमारक। तो ये थी उनकी प्रमुख रचनाएं
तो इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी उनको मुख्य काव्य रूप और विषय रूप, वर्ण विषय रूप, इन दो दृष्टियों से मूल्यांकन कर सकते हैं। काव्य रूप यानी कि उसका साहित्य स्वरूप कौन सा है। तो काव्य रूप की दृष्टि से यदि गुप्त जी की कृतियों को विभागों में विभाजित किया जाए तो वो 3 विभाग कर सकते हैं हम, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और रूपक। जो अभी अभी मैंने सभी कृतियों के नाम बताए हैं उनको ही विभाजित किया है। उनमें से कोई प्रबंध काव्य है, कोई मुक्तक काव्य है, कोई रूपक काव्य है। प्रबंध काव्य में जयद्रथ, वध, पंचवटी, किसान, द्वापर, यशोधरा, साकेत, जय भारत इत्यादि। मुक्तक काव्य में भारत भारती, जंकार, हिंदू, कुणाल गीत, मंगल घाट आदि। रूपक में तिलोत्तमा, चंद्रहास आदि। और यदि वर्ण विषय की दृष्टि से गुप्त जी की महत्वपूर्ण काव्य कृतियों का विभाजन करे तो इस तरह से किया जा सकता है कि रामायण पर आधारित है पंचवटी और साकेत, महाभारत पर आधारित है जयद्रथ वध, जय भारत, पुराण पर आधारित चंद्रहास, द्वापर, पुराणों पर आधारित बौद्ध धर्म संबंधी अनघ तथा यशोधरा, राष्ट्रीय चेतना संबंधी भारत भारती, जिसकी वजह से मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का बिरुद प्राप्त हुआ, किसान, स्वदेश, संगीत इत्यादि। और इनके अलावा संस्कृत, बंगला, फारसी भाषाओं की अनेक कृतियों का भी मैंने आपको नामकरण अभी अभी बताया। उनके द्वारा संस्कृत से अनुदित रचनाओं की जैसे स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिमा, अभिषेक, उरुभंग आदि भी उल्लेखनीय है, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की है। बंगला से अनुदित कृतियों में प्लासिका युद्ध, मेघनाद वध, रथ संहार आदि विशेष पूर्ण है। तो इन सभी कृतियों जो काव्य कृतियां है वो हिंदी राष्ट्रभाषा में अमूल्य निधि समान है। तो जो गुप्त जी ने ये काव्य लिखे हैं सभी, उनमें से हमारे अभ्यासक्रम में तो पंचवटी है, लेकिन इन सभी काव्य कृतियों की विशेषताओं के बारे में, काव्यगत विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो कई सारे पहलू हमारे नजर समक्ष, हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। कौन कौन सी काव्यगत विशेषताएं हैं इन काव्यों में, इन प्रबंध काव्यों में, इन नाटकों में, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करें तो मैथिली शरण गुप्त की सबसे पहली साहित्यिक विशेषता ये है कि उसके काव्यों में राष्ट्रीयता और गांधीवाद का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। उनकी कृतियों में गांधीवाद का जो प्रभाव है वो गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है। क्योंकि अगाऊ के पहले के वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि गुप्त जी का जीवन और व्यक्तित्व वैष्णव भक्ति भाव पर आधारित था और गांधीवाद का प्रभाव है वो उसकी कविताओं में सबसे पहले निखर कर आता है। राष्ट्रवाद की यदि बात करें तो उसके काव्यों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव की भावना तो फुट फुट कर भरी है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। जैसे कि भारत भारती, स्वदेश संगीत, जय भारत आदि जो काव्य है उसमें राष्ट्रभक्ति की जो झलक है हमें सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। या फिर ये कहे कि गुप्त जी की जो काव्यगत विशेषता में सबसे बड़ी ये विशेषता है और उनके काव्यों में ये विशेषता ओतप्रोत हमें नजर आती है। उनकी यह स्पष्ट मान्यता थी कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु नीरा है और मृतक समान है।
उनकी एक और विशेषता भारतीय संस्कृति व गौरवमय अतीत को महत्व देने की। उसके काव्यों में राष्ट्रीयता के साथ साथ भारतीय संस्कृति एवं गौरवमय अतीत को भी महत्व दिया है। साथ ही साथ उसने मानव प्रेम को भी इतना महत्व दिया है। गुप्त जी है वो मनुष्यत्व को सुरत्व की जननी मानते थे। उनकी दृष्टि में वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। एक मनुष्य जब दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जी जान लगा देता है तभी वो मनुष्य कहलाता है। उनके लिए मानव और मानवता को सर्वोपरि मानते थे। उनके लिए मानव और मानवता से ज्यादा और कुछ नहीं था। साकेत जो उसकी काव्य कृति है, साकेत के राम कहते हैं, इस भूतल को मैं स्वर्ग बनाने आया। तो इसी प्रकार अन्य कृतियों में भी उसने मानव प्रेम, भारतीय संस्कृति को बहुत ही अच्छी तरह से जन समक्ष, समाज समक्ष रखने का प्रयास भी किया। और पति वियुक्त नारी के प्रति उदार दृष्टिकोण, इससे प्रतीत होता है कि गुप्त जी ने अपने काव्यों में नारी उत्थान को बड़ा ही महत्व दिया होगा। गुप्त जी ने नारी को यथेष्ट सम्मान दिया है। उनका साकेत उपेक्षित उर्मिला के महान त्याग का पुरवार हमारे सामने प्रतीत होता है। यशोधरा काव्य में उन्होंने अबला जीवन की करुण कहानी वर्णित की है। उससे हमें पता चलता है कि नारी उत्थान के बारे में अपने काव्यों में बहुत बड़ा स्थान देने वाले यदि कोई कवि है तो वो है मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने भारत भारती में भी नारी उत्थान का स्वर स्पष्टतः वर्णित किया है। हे प्रीति और पवित्रता की मूर्ति सी ये नारिया, हे गेह में वे शक्ति रूपा, देह में सुकुमारिया। समाज में सुधार की भावना भी उसी मैथिली शरण गुप्त की काव्यों में मिलती थी। श्री राम के प्रति आस्था वो साकेत काव्य में आपको नजर आती है। प्रकृति प्रेम, पंचवटी है वो पंचवटी की शुरुआत ही उसने प्रकृति से की है। यदि उसका एक पद्य हम देखें तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो अपनी कृतियों में उन्होंने प्रकृति को भी स्थान दिया है। उसकी रस योजना है वो भी, उसमें वीर रस, श्रृंगार रस आदि रस का निरूपण भी प्राप्त होता है। और उसकी भाषा शैली है वो सरल शैली भी कही जा सकती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि गुप्त जी स्वभाव से ही लोक संग्रही के कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील भी रहे। उनका काव्य एक और वैष्णव भावना से परिपोषित था, तो साथ ही साथ जागरण व सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से अनुप्राणित भी था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और मदन मोहन मालविया उनके आदर्श रहे थे। महात्मा गांधी के भारतीय राजनीतिक जीवन में आने से पूर्व ही गुप्त जी का युवा मन गरम दल और तत्कालीन क्रांतिकारी विचारधारों से प्रभावित हो चुका था। उन्होंने काव्य कृति लिखी है
तो अनग से पूर्व की रचनाओं में विशेषकर जयद्रथ वध और भारत भारती में कवि का क्रांतिकारी सुर हमें सुनाई पड़ता है। बाद में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और विनोबा भावे के संपर्क में आने के कारण वह गांधीवादी के व्यवहार पक्ष और सुधारवादी आंदोलन के समर्थन में बने। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि उनकी काव्यों में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। गौरवमय अतीत के इतिहास और भारतीय संस्कृति की महत्ता भी दिखाई पड़ती है। पारिवारिक जीवन को भी उसने यथोचित महत्ता दी थी। नारी मात्र को विशेष महत्व दिया है, जो कि साकेत के द्वारा हमें प्रतिबिंबित होता है। प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नाटक आदि में सफल कलम चलाई है उसने। शब्द शक्तियों, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तथा अलंकारों के समक्ष प्रयोग के साथ उन्हें महावरों का भी प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, उसके काव्य में कहीं कहीं हमें दार्शनिकता का भी संदेश मिलता है। उसके काव्यों में कहीं कहीं रहस्यात्मक बातें और आध्यात्मिक बातों का भी हमें प्रतीत होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अनेक जो साहित्यिक विशेषताओं के साथ उन्होंने कई सारी कृतियों की रचना की है। तो ये था मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियाँ और उस कृतियों में जो वर्णित विषय है उसकी साहित्यिक विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस बात करेंगे प्रबंध काव्य पंचवटी के बारे में। अस्तु।